जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए बात ये है कि इससे पहले मैं 2 वीडियोस इसी सिलसिले में रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि एमसीक्यूज जो है आपके चैप्टर नंबर 5 के, जिसके अंदर वीडियो 1 है और वीडियो 2 है। 2 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब मैं तीसरी वीडियो पे काम जो है वो शुरू कर चुका हूँ और ये जो तीसरी वीडियो है इसको पर्टिकुलरली हम डील कर रहे हैं जो है आपके क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। सपोज यही किया जाएगा कि आपने वीडियो 1 भी देखी है, 2 भी देखी है, तो जो टॉपिक वहां पे गुजरे हैं वो यहाँ पे क्विक रिव्यू दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोलीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए ओलिगोपोलिस्ट वो मॉडल है जिसके अंदर चंद एक फर्म्स होती हैं और वो आपस में मुकाबला भी कर सकती हैं, आपस में मुआहदा करके वो कार्टेल भी बना सकती हैं। लेकिन अगर वो मुआहदा ना भी करें तो उनका रवैया एक दूसरे को के मद्देनजर होता है हमेशा। जैसे हमारी जो है वो मोबाइल सर्विसेज की कंपनीज है, तो एक कंपनी प्राइस कम करती है तो दूसरी को भी करनी पड़ती है। लिहाजा हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इनका रवैया एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है। और इसी तरह इसमें ग्रोथ थ्रू मर्जर होती है, एक दूसरे के साथ मर्जर होता है, उसके थ्रू ग्रोथ होती है। और इनके यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि आपस में मुआहदा कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट की प्राइस तकरीबन एक जैसी रहती है, तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन भी कर लेते हैं। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो है ये हमेशा कंपटीशन वाली साइड पे जाएंगे तो आपको ज्यादा फीचर मिलेगा। तो चूंकि हमें नॉट चूज करना है लिहाजा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स को यहाँ पे चूज नहीं किया जाएगा और ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन 42 का, क्वेश्चन 42 ये है कि आइडेंटिफाई द की एलिमेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यहाँ लिखे गए हैं, जैसे बैरियर टू एंट्री है, इसी तरह अगर आप देखें बैरियर टू एग्जिट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, नंबर ऑफ फर्म्स है। अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ जगह पे काबिल जिक्र कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए। लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऐसा की एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पे हमेशा हम फर्म्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ज्यादा होती हैं 300 से ज्यादा या इससे भी कहीं ज्यादा। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इनकी तादाद जो है खातिर ख्वाह ज्यादा होती है लेकिन बहरहाल काउंटेबल होती है। और ओलिगोपोली में तो 5-10 से ज्यादा नहीं होती और मोनोपोली में एक होती है। लिहाजा नंबर ऑफ फर्म वाला फीचर हर जगह मौजूद होता है और ये बेसिक क्लासिफिकेशन में हमारी मदद करता है। लिहाजा हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन 43 का, तो क्वेश्चन 43 जो है सपोज एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इट कंसीडर। अब इसमें ये आ जाता है, सबसे पहली बात है द स्टेप्स टेकन बाय मार्केट लीडर आर ऑब्जर्व वेरी क्लोजली बाय द अदर फर्म्स। अब यहाँ पे ना मार्केट लीडर का एक कॉन्सेप्ट आपके ذहन में होना चाहिए। देखिए ओलिगोपोली की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ओलिगोपोली में एक सूरत ये है कि ये एक दूसरे के साथ एक मुआहदा कर लें और उसके अंदर ये कार्टेल बना लें। अब कार्टेल के अंदर भी इनके मुख्तलिफ मुआहदे हैं। एक ये मुआहदा है कि हम एक दूसरे के साथ प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे, नो प्राइस कंपटीशन करेंगे, सर्विसेज पे कर लेंगे, एडवर्टाइजिंग पे कर लेंगे, लेकिन प्राइस सेम रखेंगे। जैसे हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की मिसाल दी जा सकती है। दूसरी तरफ ये ऐसा मुआहदा भी करते हैं जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये एरिया पे तुम काम कर लो, उस एरिया पे मैं कर लेता हूँ। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ये जॉइंट मोनोपोली बना लेते हैं जिसको हम कार्टेल कह देते हैं, कि जॉइंट मोनोपोली बना लेते हैं कि आपस में मिलकर मुआहदा कर लेते हैं किसने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो इसको मल्टी प्लांट मोनोपोली कह सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक और अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि अगर कार्टेल के अंदर फर्म्स की तादाद तो आपको पता है कि पहले ही मुनासिब होती है और उसमें से अगर एक वन लार्ज फर्म है, एक बड़ी फर्म है जिसका साइज ह्यूज है, तो वो लीडर बन जाती है और बाकी सब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान की आइसक्रीम इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान की आइसक्रीम इंडस्ट्री में मेरे नजदीक जो है पोल्का वॉल्स जो है ये लीडर है और बाकी सब इसको फॉलो करते हैं। वो चॉक बार लॉन्च करते हैं, सब चॉक बार लॉन्च कर देते हैं। अगर वो कोई और चीज लॉन्च करते हैं तो वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं।
तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो ज्यादातर जो है वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो अराइज करती है। तो हम इसे कहते हैं कि वॉल्स इंडस्ट्री जो है ये मार्केट लीडर है और सब उसका रवैया देखते रहते हैं। इस हिसाब से अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो बिल्कुल वैसी ही लगती है। द स्टेप्स टेकन बाय द मार्केट लीडर आर ऑब्जर्व वेरी क्लोजली बाय द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो बाकी फर्म जो है उसको क्लोजली देखती है। तो मैं तो ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, लेकिन बाकी को कंपेयर भी कर लेते हैं। द मार्केट लीडर इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू असेस एक्यूरेटली द मार्केट। देखिए ऑलवेज का लफ्ज है ना, ये ठीक नहीं है। जर्नली का लफ्ज होता तो फिर बात मानने वाली है। और रिएक्शन को असेस कर लेना तो, वरना तो लीडर भी तो आखिर स्लिप होते हैं, गलतियां करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। मार्केट लीडर हायर कॉस्ट एंड हायर प्राइसेस डिस्करेज नहीं। बात यह है कि मार्केट लीडर तो अक्सर जो है लो कास्ट होता है और उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, मोस्टली ऐसे होता है। The other firms would not care to the market secret price cuts and irritate the market leader। ऐसा कभी भी नहीं होता। छोटी फर्म्स कभी मार्केट लीडर को इरिटेट नहीं करती, उसको इरिटेट करके अपने साथ जुल्म करना है। लिहाजा वो हमेशा उसे फॉलो करती है, उसके साथ ये तय कर लेती हैं, ज़हनी तौर पे मान लेती हैं कि ये लीडर है, इसके साथ हमने मुकाबला करना ही नहीं है। ये चीज होती है। क्वेश्चन 44 जी। क्वेश्चन 44 है कि विच ऑफ द टू मेन फीचर कंसीडर्ड बाय मोनोपोलिस्टिक फर्म टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मेनली मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो कंसीडर करती है। तो देखते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि रिड्यूस प्राइस एंड इंक्रीज आउटपुट। देखिए वो मोनोपोलिस्ट है, जुल्म तो नहीं करना उसने कि वो प्राइस रिड्यूस करे। वो क्यों रिड्यूस करेगा, वो तो प्राइस इंक्रीज करेगा। लिहाजा रिड्यूस की ऑप्शन वो कभी भी नहीं लेगा। हाँ जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि देखिए बात ये होती है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रिड्यूस प्राइस क्यों करेगा, मोनोपोलिस्ट है, उसे क्या जरूरत पड़ी है। फिर आप यहाँ डिक्रीज प्राइस कह रहे हैं। मोनोपोलिस्ट जनरली प्राइस डिक्रीज नहीं करता, वो हमेशा प्राइस इंक्रीज करता है। लेकिन इंक्रीज करने के साथ साथ वो आउटपुट इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि उसे क्या जरूरत है ज्यादा माल बेचने की। वो थोड़ी प्रोडक्शन करेगा, बल्कि वो तो मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन ही नहीं करता। वो तो मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन करता ही नहीं है। चलिए इसकी डायग्राम पे गौर करके आपको समझाता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये आपने डायग्राम देखा होगा, यकीनन मोनोपोलिस का डायग्राम है, आपने जरूर देखा होगा। तो देखिए यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट होती है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है जी। और ये जनाब आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए बात ये है कि यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ गई हमारी आउटपुट, ये आ गई हमारी प्राइस P1, ठीक होगी बात। अच्छा, और देखिए अगर हम गौर करें कि यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट कर्व भी अगर डाल दिया जाए कि ये जनाब आपका जो है ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये रहा जी आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। तो आप देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट तो यहाँ पे है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता है, वो तो होता ही वहां पे। लेकिन मोनोपोलिस्ट वहां प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर वहां प्रोड्यूस कर रहा होता फिर तो आउटपुट जो है वो Q1 की बजाय Q2 होती। लेकिन उसने वहां प्रोडक्शन नहीं की, उसने प्रोडक्शन से पीछे किया। तो वो तो प्रोडक्शन ज्यादा करने की बजाय, मिनिमम पॉइंट पर करने की बजाय वो वहां करता है जहां उसका अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। वरना तो वो इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करता, उसने यहाँ नहीं की। क्योंकि यहाँ करने पे उसे दो नुकसान है, एक तो उसको प्राइस कम मिल रही है, ठीक है जी, और दूसरा आउटपुट ज्यादा कर रहा है। वो तो बल्कि रिवर्स करता है, वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है और प्राइस ज्यादा रखता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे बात क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री इनटू मोनोपोली मार्केट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बैरियर नहीं है, जो बैरियर नहीं है। तो अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये तो बैरियर है कि आपको बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करेंगे तो ही आप इस काबिल होंगे कि मार्केट में एंटर हो सके। और बड़े पैमाने पे कारोबार करने का मतलब यह है कि बड़ा कैपिटल चाहिए। तो बड़ा कैपिटल हर फर्म तो अरेंज नहीं कर सकेगी,
हैवी पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अगर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है तो कस्टमर तो पहले ही लॉयल हो चुका है मोनोपोलिस्ट के साथ, तो नई फर्म कैसे आएगी। और लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो तो ऊपर वाली बात ही आ गई कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल लाएंगे कहाँ से। हाँ, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये पॉइंट जो है नॉन इशू है और यहाँ इसका कोई कंसर्न नहीं है, तो यही पॉइंट होगा चूंकि हमें नॉट ही तो ढूंढना था। अब रही बात ये क्वेश्चन 46 की। 46 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी रिगार्डेड एज स्ट्रेंथ ऑफ अक्लूसिव ओलिगोपोली, कि जो स्ट्रेंथ नहीं है क्लूसिव ओलिगोपोली। अब सवाल ये है कि प्रोडक्शन टेक्निक एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स आर सिमिलर। तो देखिए आमतौर पे ऐसा होता है कि ओलिगोपोलिस्ट फर्म में मिलते जुलते तरीकाकार होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी अक्सर होती है। अगर ये कार्टेल वगैरह की सूरत है तो ये तो हो सकता है। सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द फर्म्स अक्सर सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, नॉमिनल सा फर्क भी होता है और तकरीबन। लेकिन अगर आप अपनी मोबाइल सर्विसेज को देखें, चाहे वो जोंग की हैं, चाहे वो टेलीनॉर की हैं, चाहे वो योफोन की है, वो तकरीबन एक जैसी, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मार्केट स्टेबल भी होती है। लेकिन बी पॉइंट जो है कि देयर आर नो बैरियर ऑन एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म्स, नो बैरियर नहीं होते, बल्कि ये सारे बैरियर ही तो होते हैं, रुकावटें तो होती हैं, इतनी आसानी से कोई फर्म शामिल नहीं हो सकती, लिहाजा बी ऑप्शन जो है इसे चूज कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आपको एक और अंदाजा हो रहा होगा। अब यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि जनाब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो आई कैप है वो अब बहुत ज्यादा ऐसे सवालात देता है जहां पे नॉट वाला फैक्टर कॉमन है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ये है उसमें से ये ढूंढ लीजिए जो नहीं है। तो ऐसा सवाल जो है ये तभी हल हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 47 को। ये भी तकरीबन वही सिचुएशन पैदा की गई है। नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो जो चैम्बरलिन का बुनियादी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल है वहां पे एंट्री और एग्जिट पे थोड़े बहुत हर्डल बेशक हो, लेकिन इसमें फ्रीडम था। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर देखा जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो बिल्कुल इसकी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये इसका AR है, इसी को आप इसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होता, लेबल डिफरेंट होता है, उसका ब्रांड डिफरेंट होता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस, उसकी बाकी चीजें डिफरेंट होती हैं। मैनी फर्म सप्लाइंग द मार्केट, ये भी ठीक है, लिहाजा सी ऑप्शन इसमें नहीं आना चाहिए। आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है परफेक्ट कंपटीशन में हमारे देखने में आता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 47 पे। स्मार्टफोन हैव बिकम द लेटेस्ट क्रेज, एवरीवन वांट टू हैव स्मार्टफोन एंड इट्स सेल्स इंक्रीज, देयरफॉर द फैक्ट्री हैज इंक्रीज प्रोडक्शन। द एग्जांपल इज, तो एग्जांपल जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, कंज्यूमर सॉवरेनिटी के साथ अटैच है। असल में क्वेश्चन यहाँ पे कहीं रेंडमली आ गया है, बेसिकली ये क्वेश्चन आना चाहिए था मार्केट इकोनॉमी में, कि मार्केट इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो सेवरन होता है। सेवरन का मतलब ये है कि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है उसके पास, और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है ये हमेशा से आई कैप के पेपर में बहुत ज्यादा एड्रेस हुई है, पहले 1-2 मार्क्स के लिए पुराने पेपर पैटर्न में, और नए पैटर्न में बारहा आ चुकी है एमसीक्यूज की शक्ल में, कि कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है और वो जो चाहता है खरीदता है, और वो जो खरीदता है वही प्रोडक्शन करनी पड़ती है एक मार्केट इकोनॉमी में। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर की चॉइस है हकीकत में वही सारे की सारी जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करती है कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हर सूरत जो है वो कंज्यूमर ने ही देनी होती है। तो ये वही बात है कि जी मोबाइल फोन एक लेटेस्ट क्रेज है और स्मार्टफोन और हर बंदा उसे खरीद रहा है, और ये फीचर का ताल्लुक किस चीज के साथ है, तो जाहिर है सर्कल फ्लो का, तो इसके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं बनता। ड्यू प्रोसेस नॉन इशू है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट कंसर्न, ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी है कि कंज्यूमर आजाद है, वो जो चाहे वो खरीद सकता है। तो चलिए रेंडमली चलते चलते सवाल आ गया और कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया। अब आ गया क्वेश्चन 49। द फर्म प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज व्हेन, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा
अब ये बात जो है खासी पुरानी चली आ रही है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ी, वैसे भी पढ़ी कि जी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, इक्विलिब्रियम होता है जहाँ MCMR को कट करता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, सी ऑप्शन है और ये ऑप्शन इसका चॉइस बनेगा। अब आ जाते हैं आप किसकी तरफ, क्वेश्चन 50 की तरफ। फर्म्स कॉस्ट फंक्शन आर डिटरमिन बाय, तो फर्म का जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिटरमिन होता है द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। प्राइस से तो रेवेन्यू फंक्शन होगा, ठीक है जी। एसेट्स ये एक और मामला है। तो प्रोडक्शन फंक्शन मेनली इससे कंसर्न है। आपको याद होगा जब हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़नी शुरू की थी तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था और कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक टेक्निकल टर्म है या टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो कनेक्ट करता है दो चीजों को। तो प्रोडक्शन फंक्शन कनेक्ट्स टू थिंग्स, वन इज इनपुट ऑफ द फर्म एंड वन इज इनपुट ऑफ द फर्म एंड सेकेंड इज आउटपुट ऑफ द फर्म। तो ये दोनों को आपस में लिंक करता है। और जब हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों को आपस में लिंक करता है, दोनों को आपस में रिलेट करता है, तो यहाँ से एक बात और सामने आती है और वो ये आती है कि जब इनपुट है वो लेबर है या वो वेजेस या वो आपकी सॉरी कैपिटल है या वो आपकी जो है वो लैंड है या वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, तो यही तो आपकी कॉस्ट है। तो लिहाजा फर्म्स कॉस्ट फंक्शन का ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन के साथ ही जुड़ता है। क्वेश्चन 51, व्हेन ए फर्म इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक फर्म जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फेस करती है तो एमपी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, एलआरसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो देखिए जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात आती है तो जब मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ाए थे तो मैंने ये कहा था कि ये आपका जो है ये आपका आउटपुट है, ये आपकी कॉस्ट है और ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसको आप LAC कहते हैं। तो ये इसका जो है वो मिनिमम पॉइंट है जहां पे आके आपकी आउटपुट जो है वो डिटरमिन होती है। तो इस तरफ जो है आपकी वो क्या आ जाती है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसके ऊपर आ जाएंगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है जी। जब कॉस्ट कर्व आपका डाउनवर्ड आ रहा होगा तो इसकी जो आप कह सकते हैं ऑप्शन जो है आपको मिलेगी, वो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है आपका द LRC कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी वहां LRC कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो ताल्लुक है वो शॉर्ट रन के साथ आ जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ नहीं आता। वो शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है। और MC कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो ये आप कह सकते हैं कि MC कर्व डाउनवर्ड हो सकता था लेकिन ज्यादा अच्छा ये कि हम LRAC की ही बात करें यहाँ पे। अच्छा जी, अब आगे बात क्या जी कि ए हिडन मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ जावा सिमेंट एंड अस्कान सिमेंट कंपनी टू फिक्स प्राइस अबव द नॉर्मल इक्विलिब्रियम प्राइस हो रिलेटेड टू। अब बात यह है कि जब दो सीमेंट फैक्ट्रीज के मालिकान आपस में मिले और उन्होंने एक हिडन मीटिंग करके प्राइस को जो है वो अब हाँ जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ऊपर डिटरमिन कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी उन्होंने अबव कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें इनकी आपस में मिली भगत होगी और मिली भगत को अंग्रेजी में हम क्लूसिव कहते हैं। तो ये क्लूसिव ओलिगोपोलिस बिहेवियर है कि आपस में मिलके कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाए, एक मिली भगत की जाए और जाहिर है मिली भगत किसके खिलाफ की जाएगी, कंज्यूमर के खिलाफ डेफिनेटली। तो कंज्यूमर के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप की जा रही है। सो दिस इज सी ऑप्शन डेफिनेटली। जब चंद फर्म्स मिलके आपस में कोई माहदा कर लें कोई, तो बेसिकली इसको आप कह सकते हैं ये नो प्राइस कंपटीशन, हम आपस में प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे और प्राइस को एक जो नॉर्मल प्राइस है उससे ऊपर रखेंगे। और इसके डायग्राम भी मैंने आपको मैं सिखा देता हूँ चलते चलते, अच्छी बात है, चले जी 2 मिनट लगेंगे और वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आमतौर पे लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन येट दैट ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे अगर ये डिटरमिन कहते हैं जी हमने प्राइस उससे ज्यादा रखनी है तो एक्चुअली ये सप्लाई रिड्यूस करेंगे। सप्लाई रिड्यूस करने से वर्टिकल सप्लाई कर्व हो जाएगा, चूंकि इसकी इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी ना, तो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व बनाएंगे, इससे प्राइस जो है वो हाई हो जाएगी।
क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है अगर आप देखें उसी इंक में जिसमें मैंने ये डायग्राम बनाया था पहले, तो ये बनती है जो कि P1 है। लेकिन जब इन्होंने मिलकर डिसाइड किया तो इन्होंने यकीनन ये डिसाइड किया होगा कि क्वांटिटी Q2 नहीं, हम क्वांटिटी कम करते हैं और क्वांटिटी जब कम प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्लूसिव ओलिगोपोली का क्लासिकल बिहेवियर है। क्वेश्चन 53 जी, a typical price discrimination situation arises when a typical price discrimination situation, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होती है जहां पे एक ही चीज की मुख्तलिफ कीमतें चार्ज की जाती हैं। तो अब यहाँ पे है सिमिलर प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय अ फर्म टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिसिमिलर प्राइस। बड़ा वैलिड किस्म का पॉइंट है, बल्कि उसकी तो आप कह सकते हैं एक तरह से डेफिनेशन लिख दी है। कंज्यूमर रीसेल का कोई चक्कर नहीं है और द सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय अ फर्म विद डिफरेंट कॉस्ट में डिफरेंट प्राइसेस होती है, लिहाजा ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, in the theory of firm, profit maximization is always synonymous of with, तो किसके साथ आप इसको सिमिलर फर्म कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को? तो देखिए इसको अगर आप सिमिलर टर्म्स के साथ मैच करते हैं तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं जो सिमिलर टर्म होगी वो आपकी होगी ई, इसमें नन ऑफ अबव होगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग चीज है, इकोनॉमिक प्रॉफिट एक अलग नाम, प्रॉफिट मेकिंग एक अलग चीज है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स एक अलग चीज है, तो ये सब अलग चीजें हैं। हाँ अगर आप देखें कि इसके लिए कोई अगर इसका कोई सिनोनिम होता तो हम कहते जी बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन या कोई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इस तरह लिखा होता, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसके अलावा ये जो टर्म्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, इनके बिजनेस में मीनिंग भी मुख्तलिफ है। प्रॉफिटेबिलिटी जर्नल मुनाफे की असेसमेंट को कहा जाता है, प्रॉफिट की असेसमेंट को कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट मेकिंग जो है इसका ताल्लुक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के साथ है, जिसकी एक वीडियो में डिजाइन कर ली, आपको बहुत जल्दी मैं वो इंशाल्लाह सेंड करूंगा या यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वो एक अलग चीज है। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू ये एक मार्केटिंग का एरिया है जिसके अंदर हम सेल्स को बाय एडवर्टाइजिंग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और मार्केट में अपनी पेनिट्रेशन दूसरों से ज्यादा कर देते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अब जहां तक सवाल है आपका क्वेश्चन 55 का, तो ये तो क्लियर हो गया ना जी। क्वेश्चन 55, इन द परफेक्ट कंपटीशन इफ फर्म इज नॉर्मल प्रॉफिट देन इक्विलिब्रियम। तो देखिए जो भी सूरत हाल हो, हर सूरत जो है आपका जो प्रॉफिट होता है वो अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर आपको कंसीडर ये करना पड़ेगा कि फर्ज कीजिए कि ये आपका जो है वो ये आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट है और ये आपका जो है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। ये आपका कर्व जो है इसको आप दोनों नाम दे सकते हैं, ये आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी है। इसको जो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यहाँ से आके कट करती है, तो ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ से आप एक आउटपुट जो है वो ये आपकी आउटपुट आ गई जिसको आप Q1 कहते हैं, ये आपकी प्राइस आ गई P1 जिसको आप कहते हैं। और जनाब ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि हम इसको कहेंगे कि जनाब ये आपकी OQ आउटपुट है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका E है, AR MR। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए इस पॉइंट पे MC और MR आपस में बराबर है, ठीक हो गई जी बात। यहाँ पे आपका एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू ये भी दोनों बराबर है, ये भी बात ठीक हो गई। इस पॉइंट के ऊपर यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, यही एवरेज रेवेन्यू है, यही आपका ई पॉइंट है, यही आपकी प्राइस है, यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी बात ठीक हो गई। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्वेश्चन 56, in a situation of perfect competition for an individual for the elasticity, आई थिंक यहाँ पे हमें एक स्पेस देनी चाहिए थी जो हमने नहीं दी, फॉर elasticity
ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी। तो देखिए अगर ये परफेक्ट कंपटीशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो सकती है। देखिए आप ये जानते हैं कि हमारे जो परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म होती है इसका जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो आम तौर पर जो है वो आपका इस शक्ल का होता है। ये आपका ए आर और एम आर बराबर होता है। ठीक है जी, ए आर और एम आर बराबर होते हैं। इसी को आप जो है इसका डिमांड कर्व कह देते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है और आपने इसका डायग्राम भी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है जी, अभी हम बना के हैं, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये इन्फिनिट इलास्टिक होता है बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो फर्म जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाती है, लिहाजा ये सिमिलर होता है। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो यही लाइन बहुत ज्यादा स्टीप होती, यानी ए आर बहुत ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड होता, यानी स्टीपर होता, गहरा होता। और अगर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता तो ये थोड़ा सा उससे अबव आ जाता, यानी ये थोड़ा सा मोनोपोली की निस्बत, यानी मोनोपोली में बहुत ज्यादा इनइलास्टिक होता है क्योंकि एक ही फर्म होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा सा इलास्टिक होता है। ठीक है, और ये परफेक्ट कंपटीशन में ये इन्फिनिट इलास्टिक होता है। क्वेश्चन 57, परफेक्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री विच ऑफ द गिवन सिचुएशन प्रीवेल्स। परफेक्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री में इसमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो प्रीवेल करती है। ए लिटिल अमाउंट ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल, नो लिटिल अमाउंट नहीं, बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं, छोटी कम फर्म नहीं होती है आपके परफेक्ट कंपटीशन में। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है, आप जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ मैनी फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर डिफर समवट इन क्वालिटी, नो बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी में भी होमोजीनियस होता है। मैनी फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ये बात ठीक है, बहुत सारी फर्म जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही होती हैं। क्वेश्चन 58, ए नॉन क्लूसिव ओलिगोपोलिस फर्म इज इन इक्विलिब्रियम वेयर। एक नॉन क्लूसिव ओलिगोपोलिस फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है, शाबाश। तो यू कैन सी दैट the proportionate curve cuts the individual demand curve, the king of the demand curve and marginal cost curve passes through the discontinuous part of the marginal revenue। तो देखिए बहुत सारे बच्चे शायद नए हो और उन्होंने हमारे साथ ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, तो उनके पर्टिकुलरली डिस्कशन के लिए मैं उन्हें क्लियर कराता चलूं कि होता ये है कि असूली तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो ओलिगोपोलिस्ट, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोलिस्ट है, जिसको आप कहते हैं कि आपका स्वीजी मॉडल है, इसके अंदर दो डिमांड कर्व होते हैं। एक फर्म का जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है ये इलास्टिक होता है। चूंकि जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल फर्म की बात होती है तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती हैं, लिहाजा ये जो डिमांड कर्व होता है ये इसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। माना ये जाता है कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड कर्व भी ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व कहते हैं, और वो भी बीच में शामिल कर दिया जाता है और वो थोड़ा स्टीपर होता है क्योंकि वहां पे तमाम फर्म्स की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लिहाजा वो वहां पे चॉइस नहीं होती कंज्यूमर के पास, क्योंकि जाहिर है कंज्यूमर जो भी चूज करेगा उस इंडस्ट्री में से ही करेगा ना, बाहर से तो नहीं करेगा। लिहाजा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर होता है और ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है। ठीक है जी, असूली तौर पे देखा जाए तो करते ये हैं इस मॉडल में कि इन दोनों का ये जो ये सेक्शन है जो थिक है, ये वाला किसका जी, आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो आपका प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, दोनों को मिला के इसका किंग्ड डिमांड कर्व बना दिया जाता है, यानी किनारेदार डिमांड कर्व। और कहा यह जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हर सूरत किंग्ड पे ही होता है, किनारे पे ही होता है, लिहाजा बी ऑप्शन क्लियर होगी कि ये किंग्ड पे होता है। और बी और ए भी क्लियर होगी कि प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व दोनों के संगम का नतीजा है, दोनों के मिलने का नतीजा। दो बातें होगी।
अब एक बात रह गई क्या कि इसका इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट होता है मार्जिन रेवेन्यू का। अब इसमें जो कहानी है वो क्या है, कहानी इसमें जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक हिस्सा ले लिया जाता है आपके जो है वो इंडिविजुअल डिमांड का आपका, और बाकी हिस्सा जो ले लिया जाता है वो ले लिया जाता है आपके जो प्रोपोर्शनेट डिमांड का, यानी दो एमआर होते हैं उनमें से दोनों एमआर को मिला के एक एमआर बना दिया जाता है। तो जाहिर है उसकी शक्ल हो रहा है, इसकी हो रहा है, तो दरमियान में एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट आ जाता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा इस डिसकंटिन्यूअस पार्ट में से गुजर जाता है और हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया है। लिहाजा तीनों बातें करेक्ट है कि इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व कट करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, ठीक बात हो गई। जहां पे किंक्ड बनता है, किनारा बनता है, वो भी ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट होता है, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो क्रॉस कर जाता है और वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये भी बात ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ये जो सेक्शन है मेरी वीडियो का, मैं चाहूंगा आप 2 से 3 बार सुने ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाए और आप इसकी मदद से, अगर स्वेजी मॉडल आ भी जाता है चैप्टर नंबर 5 में, तो आप यही डायग्राम बना के जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बोली है, अगर सिर्फ यही लिख दें तो आपका सवाल बहुत अच्छा हल हो जाएगा और दूसरों से बेहतर हल हो जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का जो सिंगल फर्म है उसका प्रोडक्ट जो है is sold to a different customers at different prices। बिल्कुल गलत बात है, सेम प्राइस से कहानी शुरू होती है। हैज मैनी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स प्रोड्यूस बाय अदर फर्म्स, तो इसका भी कोई सिलसिला कार नहीं बनता। हैज मैनी परफेक्ट सब्सिट्यूट, तो परफेक्ट सब्सिट्यूट होते हैं जो कि ये सब बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, लिहाजा इनके प्रोडक्ट एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिट्यूट होते हैं। इस सोल्ड अंडर मैनी डिफरिंग ब्रांड, नहीं ब्रांड का चक्कर यहाँ नहीं होता, प्रोडक्ट बिल्कुल होमोजीनियस होता है हर लिहाज से। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 50 के बाद 59, आगे 60 आ गया। ए नॉन क्लूसिव ओलिगोपोलिस्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, तो ये कहाँ पे होता है जी, ये इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ये इक्विलिब्रियम में कहाँ होते हैं, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। तो ओलिगोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर होता है आपके सामने। तो ये सिचुएशन जो फॉल करती है इसके अंदर ना तो भाई AC इक्वल टू प्राइस होता है, ना MC इक्वल MR होता है, क्योंकि उसका जो MR है उसमें तो एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट आ जाता है और मार्जिनल कॉस्ट इसके दरमियान से क्रॉस करता है, ठीक है। AC इक्वल AR ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, TC इक्वल TR ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लिहाजा नन ऑफ अबव की ऑप्शन आप पिक करेंगे। तो होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।